संजय जी, बीजेपी की जो लॉन्ग टर्म सोच है वो ये है कि राज्यों में हमें धीरे धीरे गठबंधन को पीछे करते हुए अपने दम पर सरकारें बनानी है। लेकिन आप अगर दूसरी पार्टी के लोग टूटकर आप सरकार में उनको शामिल कर रहे हैं तो फिर आपकी सोच क्या है? क्या 2024 में इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि जो जो पार्टियां आएंगी फिर वो सीटें भी तो मांगेंगी आपसे लड़ने के लिए। बिल्कुल अंजना जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, बीजेपी की सोच है लॉन्ग टर्म में हम अपनी सरकार बनाएं, साझा सरकारें ना बनाएं। लेकिन उससे भी पहले एक सोच है, सरकार हमारी होनी चाहिए। और अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपके पास का मतलब बीजेपी के पास अगर मेजॉरिटी नहीं है, सरकार बनानी है आपको, तब आपको साझा सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। महाराष्ट्र ऐसा ही राज्य है जहां बीजेपी के पास स्वयं की मेजॉरिटी नहीं है, 105 सीटें उनके पास हैं। वो सबसे बड़ा दल है वोट के मामले में, सीट के मामले में, लेकिन अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। इस वजह से उन्होंने साझा सरकार बनाने का प्रयास किया और ये सक्सेसफुल प्रयास है। आप देखिए तमाम पार्टियां टूटकर उनके साथ जा रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो उनका ये प्रयास है, कई राज्यों में वो सक्सेसफुल भी हुए हैं और कई राज्यों में हो सकता है आगे सक्सेसफुल भी हों। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई पड़ता, उन्हें अभी ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टियों को अपने साथ लिए बिना इनके लिए सरकार बना पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। इस वजह से बीजेपी दूसरी पार्टियों के लोगों को अपने साथ ले रहे हैं, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। एक संजय जी और सवाल है, आपको लगता है कि वोट ट्रांसफर होगा, कंपैटिबिलिटी होगी एनसीपी और बीजेपी के बीच में? क्योंकि ये सवाल हमने बिहार में भी पूछा, जब जेडीयू आरजेडी एक साथ आए तब भी ये सवाल, ये जो महा एक्सपेरिमेंट हुआ था बीजेपी को रोकने के लिए, तब भी ये सवाल में था कि केमिस्ट्री क्या जमीन में कार्यकर्ताओं की होगी, यहां पर होगी क्या? अजीत पवार, एनसीपी, बीजेपी और शिंदे गुट। देखिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र का मतदाता बहुत कंफ्यूज होगा और बहुत निराश भी होगा। इस वक्त 4 पार्टियां थी, लेकिन अब 2 पार्टियों में तो बिल्कुल और बंटवारा हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो ये पता नहीं चल रहा है एक आम वोटर को कि सचमुच असली शिवसेना कौन है, और कहें जो अब नकली तो नहीं कह सकते, असली शिवसेना कौन है, ओरिजिनल शिवसेना कौन है। उसी तरह से अगर एनसीपी की बात करें तो इसको लेकर के इस वक्त ये कह पाना, जब 2 पार्टियों का गठबंधन होता है और भले ही उन्होंने पिछले चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, तब इन बातों की चर्चा होती है और हम एक विश्लेषण करने में कुछ हद तक कामयाब होते हैं कि कितना वोट ट्रांसफर होगा। और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि 70-80% तो वोट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जहां एक पार्टी एकजुट ही नहीं है, पार्टी 2 फाड़ में चली गई है, और आपने जिस आंकड़ों को दिखाया कि अगर हम शिवसेना को देखें तो लगता है उनके 16% वोट में एक तरफ 6% है और दूसरी तरफ 10% है, ये भी एक अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में कितना ट्रांसफर होगा, मुझे लगता है इस वक्त इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए, एक तो ये नेता जब जाएंगे शहजाद जी, तो अपनी बेवफाई पे सफाई देते फिरेंगे कि हमने क्यों आखिर शरद पवार को छोड़ा, हमने आखिर क्यों उद्धव ठाकरे को जोड़ा। ऊपर से फिर जनता को समझाना पड़ेगा ये इसका चुनाव चिन्ह है, ये उसका चुनाव चिन्ह है। दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के, क्षेत्रीय पार्टियों को, क्या बीजेपी को बल मिलेगा? ये आपकी सोच है? वरना अगर साथ लड़ेंगे सर तो सीटें भी देनी पड़ेंगी। क्या उनका वोट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा? मैं आपके सवाल पे 10 सेकंड में आ रहा हूं, क्योंकि रोहन जी ने एक सवाल उठाया था ये पीएमएलए के विषय में। ये पीएमएलए का एक केस बीजेपी के नेता पर सूरत में 2.7 करोड़ एसेट उसका अटैच हुआ है, और मुकुल रॉय पर भी जब वो हमारी पार्टी में आए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, सीबीआई ने जांच जारी रखी, पर इन्होंने टीएमसी में ले लिया। अब वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? अब वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? अब मुझे लगता है अंजना जी आपके मूल सवाल पे आता हूँ। देखिए, मैं तो तर्क और तथ्य दोनों लेकर आता हूँ और मैंने कई सारे तथ्य दिए हैं, परंतु वो तथ्य का जवाब नहीं दे पा रहे। अब आते हैं फायदे नुकसान की बात, क्योंकि अंजना जी मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूँ। 2004 के बाद भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र का एक ऐसा गठजोड़ हुआ है। आप देखिए 2004 से 14 के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है जिसका वोट शेयर डबल हुआ है और जो अब 100+ की पार्टी बन चुकी है। लगभग मुझे लगता है 30 वर्षों से कोई भी पार्टी, और कांग्रेस नेचुरल चॉइस थी महाराष्ट्र की बहुत लंबे समय तक। जैसे भाजपा, जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट का होल्ड था, वैसे कांग्रेस पार्टी का एक समय पर महाराष्ट्र में होल्ड था, जब से क्रिएट हुआ। सेंचुरी प्लस पे आप 2 पर अभी सेंचुरी प्लस, और ये उस समय हो रहा है जब मोदी फैक्टर पूरी तरह से यहां पर जुड़ा नहीं है। अब मोदी फैक्टर जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी 144+ की पार्टी बन जाएगी। आप मेरी बात लिख रखिए, पर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। देखिए, कंफ्यूजन संजय जी होनी नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है कि एनसीपी में एक है जो सिद्धांत
संख्या और सिंबल के साथ है और दूसरा संतान के साथ है। शिवसेना में भी सिद्धांत, संख्या और सिंबल के साथ जो गुट है वो हमारे साथ है। तो जनता बड़े आसानी से ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी को पहचान लेती है। और सबसे अननेचुरल अलायंस अगर महाराष्ट्र के इतिहास में बना है तो वो उसका बना है जहां पर कांग्रेस और शिवसेना साथ आई। अब बताइए कि एक भी विचारधारा के विषय पर क्या ये दोनों पार्टियां एक थी? सावरकर जी के विषय पर, हिंदुत्व के विषय पर, महाराष्ट्र की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी के विषय पर कोई भी मेल नहीं था। सीटों पर मैं लड़ूंगा, ये अजीत पवार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में 90 सीटें उनकी दे दीजिएगा, अजीत गुट को भी देना ही पड़ेगा आपको। फिर क्या 144, 120, 130 कहां से आएगा? एक सेकंड, इतनी सीटें ही नहीं लड़िएगा। आप अपना प्रोबेबिलिटी चेक देख लीजिए। अंजना जी, मुझे लगता है कि किस प्रकार से कौन कैसे लड़ेगा उसका निर्णय, अंजना जी आपका शो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजीत पवार ने बोला, मैं उनको कोट कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। अरे अजीत दादा अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए सीएम भी बनेंगे। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई भी ऐसी पार्टी होती है जो कहती है नहीं नहीं मैं तो कम सीटों पे लड़ूंगी, नहीं नहीं मुझे अपना सीएम नहीं बनाना है? कोई ऐसी पार्टी होती है क्या इतिहास? हाँ, वो एक पार्टी हो सकती है कांग्रेस पार्टी, जो अपनी गर्दन कटवाकर सभी के पास जो है जा सकती है कि मैं नेशनल से सब रीजनल पार्टी बनना चाहती हूँ। हर पार्टी ये सोचती है कि किसी दिन मेरा मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूं, इनकी 2004 में कांग्रेस की कम सीटें आई, एनसीपी की ज्यादा सीटें आई, क्यों नहीं दिया इन्होंने मुख्यमंत्री पद? क्यों शरद पवार जी ने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया? पूछे सीमा मलिक जी से, क्या उनका अधिकार नहीं बनता था उस समय के गठबंधन में? आपने सिद्धांतों की तिलांजलि दी केवल संतान के लिए, इसलिए पार्टी जो है वो परिवार से हटकर हमारे साथ आ गई। तो हम पार्टी का स्वागत करते, परिवार अकेला खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान जी फिर सलाह दे रहे हैं कि बेटी की वजह से ये हुआ। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने कह दिया है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मत बोलिएगा कि वो जाने उन्होंने क्या कहा है, देखिए सोच के ही कहा होगा। अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, आपके शो पे जनता देखती है, उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। एक बाजू कहा कि हम तो मोदी जी का पावर है, मोदी मैजिक चलेगा, हम 140 सीटें लाएंगे, और दूसरी बाजू कहते हैं कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। तो रिश्ता क्या कहलाता है? ये डर का रिश्ता है। दो तरीके का डर है। भाजपा को डर है कि अभी उनकी लुटिया डूबने वाली है, जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है, और ये दो लोग जो भी वॉशिंग मशीन के अंदर जा रहे हैं उनको अपना भविष्य बचाना है, उनको ईडी से बचना है। शिंदे जी पे भी केस थे, अजीत पवार पर भी केस थे। तो ये डर का रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता नहीं है। मैं देखिए, आज 10 लोगों का जाना और 2 लोग केस बिना के जाना, इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस, बाकी लोग भी जाएंगे। तो उनको लगेगा कि उनको लगता है शॉर्ट टर्म में अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो जाएंगे। ये डर का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता नहीं है। और जब रिश्ता डर का होता है, और भाजपा एक ऐसा भस्मासुर है जिसने एनडीए को खत्म कर दिया। उनका सबसे बड़ा नेचुरली इलेक्टेड जो अलायंस पार्टनर कौन था? 4 इंडिपेंडेंट एमपीज। उसके बाद उन्होंने शिंदे जी को तोड़ के लेके आए, नंबर 2 आया, अब एनसीपी। तो उनका जब नेचुरल अलायंस, जब कोई पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर सकती है तो देश की जनता कैसे भरोसा करेगी?